हाय एवरीवन, दिस इज़ आकर्षित। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो द नेक्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट यूएनएफ ट्रिपल सी की बिगिनिंग कैसे हुई और जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस यूएनएफ ट्रिपल सी की रही हैं हम आज वो सब डिस्कस करने वाले हैं। यूएनएफ ट्रिपल सी इज़ द चाइल्ड ऑफ रियो अर्थ समिट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 1950s में जब लंदन स्मॉग और लॉस एंजलिस स्मॉग जैसे इवेंट हुए, उसके बाद देयर वर मेनी टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड मीन वाइल देर वॉज अ बुक विच वॉज रिलीज जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ डीडीटी के बारे में डिस्कस किया गया कि कैसे यूएस में एक्सेसिव यूज़ ऑफ डीडीटी की वजह से बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन देखा गया। और इन सब के बाद 1968 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली बार क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया गया विद साइंटिफिक एविडेंस। और इसी मीट में स्वीडन ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को प्रपोज किया और फिर 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ और इसमें डिस्कस किया गया कि किस तरह इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों एक साथ हो सकते हैं। और इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया है कि 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का बर्थ भी हुआ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन एवरी पॉसिबल वे। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि 1988 में आईपीसीसी की फॉर्मेशन हुई, जिसका काम ये पता करना था कि क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वो अगर हो रहा है तो व्हाट आर द वेरियस रीजंस बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज। फाइनली इन 1990 आईपीसीसी ने अपनी फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें ये कहा गया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज मेजरली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ा रोल जो है वह ग्रीन हाउस गैसेस का। और इसके बाद 1992 में स्टॉकहोम +20 हुआ, जिसको हम रियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। रियो अर्थ समिट इसलिए क्योंकि ये ब्राज़ील के रियो शहर में हुआ। रियो अर्थ समिट में ये बात निकल के आई कि सिंस क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल फेनोमेना और एक इंडिविजुअल कंट्री, एक इंडिविजुअल नेशन अकेले क्लाइमेट चेंज से डील नहीं कर सकता, एंड इट इज़ हाई टाइम सो ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर एंड कोऑपरेट टू टैकल दिस क्लाइमेट चेंज। और इसके बाद सभी नेशंस ने ये माना कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए सभी का आना एकदम ज़रूरी है। एंड फाइनली एज ए रिजल्ट रियो अर्थ समिट गेव बर्थ टू मेनी इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जो कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। सो एज सच रियो अर्थ समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Rio Summit had 6 major outcomes. First one, Rio Declaration for Environment and Development. It is a set of 27 principles that are supposed to guide countries in future कि मेंबर नेशंस किस तरह पॉलिसी मेकिंग के थ्रू क्लाइमेट चेंज से डील कर सकते हैं। और ये प्रिंसिपल्स आज भी बहुत सारे क्लाइमेट चेंज कन्वेंशंस में मेजर रोल प्ले करते हैं। सेकेंड वॉज एजेंडा 21. All we need to know about Agenda 21 is it is related to sustainable development and it is non-binding. Third is forest principles. These are also set of principles which are related to conservation of forest, कि किस तरह हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, उन्हें कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ दे रिजाइड इन फॉरेस्ट दे एक्ट एज कार्बन सिंक, और ये भी नॉन बाइंडिंग है। एंड द फोर्थ वन वाज यूएनएफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिफ्थ यूएनसीबीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सिक्स्थ यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो यूएनएफ को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, और बाद में जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो यूएनसीबीडी और यूएनसीसीडी हम उस समय डिस्कस करेंगे। यूएनएफ इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफ इट केम इनटू फोर्स इन 1994 और इसका ऑब्जेक्टिव था रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। यूएनएफ के मेंबर नेशंस की पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 1995 में हुई, बर्लिन में हुई, और इस कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ भी कहते हैं। एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएनएफ। ये हर साल मिलती है और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस होती है अपने मेंबर नेशंस की वो डिस्कस करती है। और इसी तरह जो थर्ड COP हुआ, इसे हम COP3 भी कहते हैं, इट टुक प्लेस इन क्योटो जापान, और यहीं पर द फेमस क्योटो प्रोटोकॉल इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्योटो प्रोटोकॉल अभी भी न्यूज़ में रहता है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस एग्रीमेंट आया, तो हम वो सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल और बाद में क्यों पेरिस एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ी। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग टुडे। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट क्योटो प्रोटोकॉल इज़। तो रियो समिट में जब क्लाइमेट चेंज की बात हुई और ग्रीन हाउस गैस एमिशन की रिडक्शन की बात हुई, तो उस समय एवरीबडी एग्रीड कि वर्ल्ड हैज़ टू मूव टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। बट किसने कितना करना है, देयर वाज अ डिबेट अबाउट इट, बिकॉज सम नेशंस हैड इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्लियर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वो ज़्यादा होनी थी, और जो नेशंस अभी डेवलप हो रहे हैं जिनको हम डेवलपिंग नेशंस कहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में कम होनी थी। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल क्लियरली मेंशन्ड that the industrialized nations they had to reduce their greenhouse gas emissions by around 5.2% till 2012 based on 1990 levels। और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि देयर इज अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, बट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट सेम, इट इज़ डिफरेंट बेस्ड ऑन कौन सा नेशन कितना इंडस्ट्रियलाइज्ड है, कितना डेवलप्ड है। So this is all about common but differentiated responsibilities that the developed nations like USA and UK they have to compulsorily reduce their greenhouse gas emissions, while the developing nations like India and Brazil they have just started to contribute to greenhouse gas emissions, और उनकी responsibility vis-a-vis developed countries के कम है। It does not mean that the developing nations would not reduce their greenhouse gas emissions, they would also reduce, but उनके लिए वो compulsory नहीं है। So the responsibility is common, but it is differentiated. Now this Kyoto Protocol, it had 4 annexes. Annex 1, it had a list of industrialized nations and economies in transition, और इस लिस्ट में जो कंट्रीज थी उनको अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना था। इट वाज कंपलसरी फॉर देम कि उन्हें अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है, बेस्ड ऑन 1990 लेवल्स दे हैव टू रिड्यूस इट। एनेक्स 2 में उन नेशंस का नाम था जो डेवलपिंग नेशंस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, एंड दिस लिस्ट वाज द सबसेट ऑफ द लिस्ट ऑफ नेशंस इन एनेक्स 1। एनेक्स 1 में जो नेशंस थे उन्हें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना था, और एनेक्स 2 में वो नेशंस हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है डेवलपिंग नेशंस को। सो दीज नेशंस ऑफ एनेक्स 2 दे वर पार्ट ऑफ एनेक्स 1 एज वेल, बट नॉट एवरी कंट्री मेंशन्ड इन एनेक्स 1 वाज पार्ट ऑफ एनेक्स 2। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया, दे वर ऑल एनेक्स 1 कंट्रीज जिन्हें अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना था, बट रशिया इट वाज नॉट इन एनेक्स 2। रशिया को अपनी एमिशंस रिड्यूस करनी थी, but it did not have to transfer technology to developing nations, whereas USA, UK, Australia and Japan उन्हें अपनी भी रिड्यूस करनी है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना है डेवलपिंग नेशंस को। नाउ द थर्ड वन इज एनेक्स ए, एंड दिस एनेक्स ए हैड द लिस्ट ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और ये 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एंड फाइनली देयर वाज एनेक्स बी। एनेक्स बी प्रोवाइडेड जो एनेक्स 1 कंट्रीज हैं उन्हें अपनी एमिशन टारगेट्स को कितना रिड्यूस करना है। जैसे यूएसए को अपने एमिशंस को 7% से कट डाउन करना था, और बाकी जितनी भी एनेक्स 1 कंट्रीज हैं उन्हें अपने एमिशन टारगेट्स को कितना रिड्यूस करना था। इट वाज ऑल मेंशन्ड इन एनेक्स बी। दो रियो अर्थ समिट में सभी नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल कंसर्न, सो सभी को साथ में आके इससे डील करना पड़ेगा। बट देन ऑल्सो Kyoto Protocol was not ratified there and then itself. It took around 8 years to come into existence. It could only come into existence when countries accounting for 55% of world's emission, they ratified it. So finally in 2005, when Russia ratified it, the Kyoto Protocol came into existence. So now let's see ये काम कैसे करता था। तो इसे हम कहते हैं क्योटो मैकेनिज्म। तो जैसे हमने जाना कि एनेक्स 1 नेशंस को अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना था, और इस प्रोसेस को पुश करने के लिए कुछ इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए गए जिन्हें हम कार्बन मार्केट कहते हैं। दीज वर 3 in number. द फर्स्ट वन वाज emissions trading, second clean development mechanism, and third one was joint implementation. So now let's start with the first one, which is emissions trading. इस मैकेनिज्म में 2 Annex 1 कंट्रीज वो अपने कार्बन क्रेडिट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है? Actually, 1 carbon credit equals to 1 ton of CO2. As we have already discussed, Annex 1 countries के quotas Annex B में मेंशन किए होते हैं, और उसी के हिसाब से हर Annex 1 कंट्री को अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना होता है। Now let's take the example of 2 Annex 1 countries, Japan and UK. मान लीजिए जापान का 1000 कोटा है कार्बन क्रेडिट्स का, यानी जापान कैन emit 1000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट मीनवाइल इट emits अराउंड 1200 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और वहीं यूके के पास 2000 कार्बन क्रेडिट्स हैं, यानी इट कैन emit 2000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेट्स अज्यूम कि यूके कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है तो यूके 2000 कार्बन क्रेडिट्स की बजाय 1500 कार्बन क्रेडिट्स यूज़ करता है, तो यूके के पास 500 कार्बन क्रेडिट्स का सरप्लस रहेगा।
अब ये 500 कार्बन क्रेडिट्स यूके किसी भी नेशन को, NX1 नेशन को सेल कर सकता है, ट्रेड कर सकता है उसके साथ। और इसी तरह जापान जो अपने 200 कार्बन क्रेडिट्स एक्सीड किया है, वो यूके से 200 कार्बन क्रेडिट्स परचेज कर सकता है। और इस तरह दोनों कंट्रीज विद इन लिमिट्स रहेंगी अपने, और क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म को ब्रीच नहीं करेंगी। सेकेंड मैकेनिज्म इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कोई भी NX1 कंट्री नॉन NX कंट्रीज़ में जाकर उनको हेल्प कर सकती है, उनके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर सकती है, और फिर वो NX1 कंट्री जिसने नॉन NX कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से उनके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस हुए, वो कार्बन क्रेडिट्स क्लेम कर सकती है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि एक NX1 कंट्री है, और इंडिया जो एक नॉन NX नेशन है। तो ऑस्ट्रेलिया की सॉवरेन गवर्नमेंट या ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी इंडिया में आकर कोई सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकती है, विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकती है, और इस तरह से जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंडिया में रिड्यूस होगा, उसका जो कार्बन क्रेडिट्स है वो ऑस्ट्रेलिया क्लेम कर सकता है। और इसके लिए फंडिंग मैकेनिज्म, फाइनेंस वगैरह जो भी होगा वो ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड करेगा। द फाइनल वन इज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें कोई भी दो NX1 कंट्रीज किसी नॉन NX नेशन में जाकर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे नॉन NX नेशन में ग्रीन हाउस गैस एमिशन का रिडक्शन हो सके। दिस इज सिमिलर टू क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। जबकि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कोई एक NX नेशन नॉन NX नेशन में जाके इन्वेस्ट करता है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के केस में 2 NX1 कंट्रीज नॉन NX कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करती हैं। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2005 एंड क्योटो मैकेनिज्म इट्स फर्स्ट फेज वाज टू वर्क बिटवीन 2008 एंड 2012। हमने अभी देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल का एम था कि बाय 2010 जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको 5.2% रिड्यूस करना है बेस्ड ऑन 1990 लेवल्स, और इसीलिए 36 NX1 कंट्रीज़ को ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना था। In spite of the fact that NX1 countries they reduced the greenhouse gas emissions, the global emissions they increased by 32% from 1990 to 2010. So इसके बाद 2012 में दोहा अमेंडमेंट को लाया गया क्योटो प्रोटोकॉल में, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल को 2012 से 2020 तक को एक्सटेंड करने की बात की गई, जिसे हम क्योटो के सेकंड फेज़ के नाम से भी बुलाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज़ था 2008 से 2012 तक, और क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज़ है 2012 से 2020 तक। यूँ तो क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड कर दिया गया था, और इसका सेकंड कमिटमेंट फेज़ 2012 से 2020 तक मार्क कर दिया गया था, बट बहुत से NX1 नेशंस अब सेकंड कमिटमेंट फेज़ को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। जैसे कनाडा ने विड्रॉ कर दिया, रशिया ने विड्रॉ कर दिया, जापान ने विड्रॉ कर दिया, और US कांग्रेस ने तो कभी इसे रेटिफाई ही नहीं किया। आल्सो देयर वर डेलिब्रेशंस दैट वेदर डेवलपिंग नेशंस जो अब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, जैसे इंडिया और चाइना, वेदर दे शुड बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर नेगोशिएशंस, कि जहां उनको भी कंपल्सरीली रिड्यूस करनी पड़े ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि अब बहुत सारे नेशंस विड्रॉ भी कर रहे थे, और डेवलपिंग नेशंस के रोल को भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कंट्रीब्यूशन में अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सो देयर वाज अ कॉल फॉर ए न्यू एग्रीमेंट दैट कि क्योटो प्रोटोकॉल का जब सेकंड कमिटमेंट फेज खत्म होता है तो वी शुड हैव अ न्यू एग्रीमेंट and not continue with Kyoto Protocol. So here came the Paris Agreement. Paris Agreement was adopted in COP21 2015. Paris Agreement का एम है कि हमें अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, और मीनवाइल वी शुड ट्राई टू लिमिट इट विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस। द एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन नवंबर 2016, जब नेशंस which contributed more than 55% of global greenhouse gases उन्होंने इसे रेटिफाई किया, then it came into force. Now coming to the provisions of Paris Agreement, जैसे कि हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल में कि वहाँ NX1 नेशंस को अपने कोटा के हिसाब से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना था, बट इन पेरिस एग्रीमेंट देयर वर नो सच कोटास। पेरिस एग्रीमेंट में हर नेशन को खुद इंडिविजुअली कम्युनिकेट करना था कि वो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर रहा है टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। These individual commitments of member nations were called intended nationally determined contributions. However, इन INDs के टारगेट को फुलफिल करना ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट आपको ये INDs डिक्लेयर करने ये लीगली बाइंडिंग है। ऑल्सो अपडेटिंग INDs इज लीगली बाइंडिंग, एंड टेकिंग पार्ट इन ग्लोबल स्टॉकटेक इज ऑल्सो लीगली बाइंडिंग। अब ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है कि मेंबर नेशंस खुद ही एक दूसरे के टारगेट्स को चेक करेंगे, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं और क्या टारगेट्स अचीव हो रहे हैं,
वो सब चीज़ें मेंबर नेशंस खुद ही देखेंगे, कोई एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन नहीं है इसे चेक करने के लिए। सो हमें ये याद रखना है कि कौन से प्रोविजंस लीगली बाइंडिंग हैं और कौन से प्रोविजंस लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो INDCs को डिक्लेयर करना लीगली बाइंडिंग है, बट INDCs अचीव हो जाएं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। Also, updating INDCs and taking part in global stocktake, this is also legally binding. We learned that Kyoto Protocol had carbon trading mechanisms, and by 2020 Kyoto Protocol was going to end. So there was a question कि जो कार्बन क्रेडिट्स क्योटो प्रोटोकॉल में जनरेट हुए हैं वेदर दे वुड बी कैरिड इनटू पेरिस एग्रीमेंट और नॉट, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में INDCs को फुलफिल करना इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। तो एज सच कार्बन क्रेडिट्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पेरिस एग्रीमेंट में, बट ये देखा गया कि बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स अभी यूज़ नहीं हुए हैं। सो इट वॉज डिसाइडेड कि कार्बन क्रेडिट्स जो क्योटो प्रोटोकॉल में जनरेट हुए हैं उन्हें कैरी किया जाएगा पेरिस एग्रीमेंट में। हाउएवर 2030 से पहले इन कार्बन क्रेडिट्स को यूज़ करना है। और फिर पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में मार्केट अप्रोचेस को लाया गया। सो पेरिस एग्रीमेंट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट अप्रोचेस। वन इज़ इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स एंड सेकेंड इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स में कोई भी 2 मेंबर नेशंस जो हैं वो आपस में कार्बन क्रेडिट्स को स्वैप कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं टू मीट देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। अगेन fulfilling these nationally determined contributions is not legally binding. This depends upon the choice of the member nations कि उन्हें fulfill करनी है या नहीं करनी है। And the second one, sustainable development mechanism. It allows for the trade of carbon credits which were created anywhere between anybody. Anybody here means both public as well as private. Now looking into carbon markets operating in India, Government of India एक carbon trading scheme ला रही है जो अभी के present जितने भी carbon trading mechanisms हैं उनको subsume कर लेगी। तो एम इज़ टू ग्रेजुअली शिफ्ट टू कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म, जहाँ डिफरेंट सेक्टर्स को एमिशन टारगेट्स दिए जाएंगे और फिर कंपनीज विद इन दोज सेक्टर्स उनको उन्हीं टारगेट्स में रहना पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी उन टारगेट्स को ब्रीच करती है सो दे विल हैव टू ऑफसेट इट बाय बाइंग द कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम एनर्जी एक्सचेंजेस। नाउ वी कैन लुक इनटू दिस पिक्चर, द रेड डॉटेड लाइन इट शोज द एमिशन लिमिट्स कि कोई एमिटर कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर सकता है। नाउ व्हेन वी लुक एट एमिटर ए ने अपनी लिमिट्स को एक्सीड कर लिया है, तो जितना भी एक्सेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एमिटर ए का होगा इट विल हैव टू बाय दोज मेनी कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम एनर्जी एक्सचेंजेस। नाउ व्हेन वी लुक एट एमिटर बी ने अपनी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको टारगेट से काफ़ी नीचे तक रखा है। मे बी दे इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू ग्रीन टेक्नोलॉजी और उन्होंने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया। नाउ एमिटर बी इट कैन सेल इट रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इनटू द कार्बन मार्केट, जहाँ से प्लेयर्स लाइक एमिटर ए दे कैन इजीली परचेज। दिस इज ऑल अबाउट कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। एज ऑफ नाउ इंडिया में 2 कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स हैं, वन इज पैट स्कीम एंड अदर इज रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। नाउ द फर्स्ट वन इज पैट स्कीम। पैट स्कीम 13 एनर्जी सेक्टर्स को कवर करती है, जैसे एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। अब इन एनर्जी सेक्टर्स को टारगेट्स नोटिफाई किए जाते हैं कि उन्हें कितना कार्बन एमिशंस करना है, एंड देन बेस्ड अपॉन their achieved energy consumption और notified energy consumption उन्हें एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को ट्रेड किया जाता है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पे। और जो सेक्टर्स नोटिफाइड टारगेट्स को ब्रीच करते हैं या टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं वो ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज करके अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म। The second one is renewable energy certificates. Renewable energy certificates, they are to promote renewable energy and facilitate compliance of renewable purchase obligations. अब renewable purchase obligations क्या होता है? इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी डिस्कॉम्स को एक ऑब्लिगेशन है कि उन्हें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल जनरेटर से प्रोक्योर करना ही करना है। मीनवाइल हमें ये भी पता है कि डिस्कॉम्स इन इंडिया दे आर नॉट वर्किंग वेरी वेल, दे आर नॉट इन वेरी गुड कंडीशन, तो देर आर टाइम्स दे ब्रीच दीज टारगेट्स। और फिर जो डिस्कॉम्स अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते हैं उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स बाय करने पड़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है RECs रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स को, और फिर ये डिस्कॉम्स रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकती हैं फ्रॉम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। Now coming to UNFCCC COP26, which took place in Glasgow in 2021. The major outcomes at Glasgow Summit, they are Glasgow Agenda,
or breakthrough agenda. Breakthrough agenda was launched at COP26 by a coalition of 45 world leaders. और आपको ये याद रखना है कि इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी। ग्लासगो एजेंडा का एम है एक फ्रेमवर्क तैयार करना बिजनेसेस और सिविल सोसाइटीज़ के लिए सो दैट दे मूव टुवर्ड्स डिकार्बनाइजेशन। सेकेंड आउटकम एट ग्लासगो समिट वाज मीथेन प्लेज। मीथेन प्लेज को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड द थर्ड वन वाज वन सन वन अर्थ एंड वन ग्रिड। इसे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू COP27। COP27 2022 में शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई। मेजर आउटकम्स ऑफ COP27 आर द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, इधर मिटिगेशन और एडाप्टेशन। मिटिगेशन में वी ट्राई टू लेसन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और एडाप्टेशन में सिंस वी रियलाइज दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट कम्प्लीटली रिवर्सिबल, सो वी ट्राई टू अडॉप्ट टुवर्ड्स सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंस डेवलप्ड नेशंस ने क्लाइमेट चेंज के इमीडिएट इम्पैक्ट्स अभी फील नहीं किए हैं, सो मच ऑफ द फाइनेंस विच इज़ जनरेटेड इट मूव्स टुवर्ड्स मिटिगेशन एंड नॉट एडाप्टेशन। तो शर्म एल शेख समिट में फ्रेमवर्क ऑन एडाप्टेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। और फाइनली नेक्स्ट COP28 में एक ग्लासगो शर्म एल शेख प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा और इसके लिए मनी भी जनरेट हो रही है एडाप्टेशन फंड में। सेकेंडली फर्स्ट मूवर्स कोलिशन, ये COP26 में स्टार्ट किया गया था, ग्लासगो में जो हुआ था। इसे एक प्रायोरिटी इनिशिएटिव डिक्लेयर कर दिया गया है एट COP27। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन जो था इट वॉज लेड बाय USA और इंडिया भी इसका मेंबर है। द एम ऑफ दिस कोलिशन इज टू टारगेट 7 सेक्टर्स विच कंट्रीब्यूट अराउंड 30% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। थर्ड वन इज लॉस एंड डैमेज के लिए एक नई फंडिंग अरेंजमेंट एस्टेब्लिश की। एंड द फोर्थ वन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। Coronavia Joint Work for Agriculture, it was given another 4-year lease. Coronavia work, it started in COP23 at Bonn, and it is the only program of UNFCCC to focus on agriculture and food security. तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि Coronavia Joint Work for Agriculture is related to which organization, तो आपको वहाँ UNFCCC मार्क करना है। Now coming to the next item, it is long-term low emission development strategy. Long-term low emission development strategy दे आर पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। जिस तरह INDCs को डिक्लेयर करना और अपडेट करना मैंडेटरी है, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को डिक्लेयर करना मैंडेटरी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज इंडिया अपडेटेड इट्स INDCs। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल में Annex 1 कंट्रीज़ को एक कोटा फिक्स किया जाता था कि उतना कोटा उतनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को उनको रिड्यूस करना है, एंड दीज कंट्रीज वर 36 इन नंबर। जबकि पेरिस एग्रीमेंट में ऐसे कोई कोटा नहीं है। यहाँ हर मेंबर नेशन को खुद से कम्युनिकेट करना है कि क्या टारगेट्स रहने वाले हैं और किस तरीके से उन टारगेट्स को वो अचीव करने वाले हैं, और इसे हम कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। एंड इंडिया ने रिसेंटली अपने INDCs को अपडेट किया है बिकॉज इट्स ए मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट को अपने INDCs को अपडेट करना है एवरी 5 ईयर। तो इंडिया के INDCs आर 18 नंबर, जिनमें से 3 क्वान्टिटेटिव हैं और 5 क्वालिटेटिव हैं। और जो 3 क्वान्टिटेटिव हैं उनके नंबर्स आपको याद रहने चाहिए, और 5 जो क्वालिटेटिव हैं वो एक बार आप खुद से रीड कर लीजिए। दे आर क्वाइट ईजी टू रीड, और JKPSC का कुछ पता नहीं है वो भी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं। और जो 3 क्वान्टिटेटिव INDCs हैं, द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, और हमारा टारगेट है टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बेस्ड ऑन 2005 लेवल्स। एमिशन इंटेंसिटी का मतलब है कि हम 1 किलोवाट-आवर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय एमिटिंग 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट्स बाय 2030 वी हैव टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय एमिटिंग 45% लेस CO2। मतलब 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अब हमें 0.55 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना होगा। एंड द सेकंड क्वांटिटेटिव INDC इज by 2030 of our installed electricity capacity 50% of it should be non-fossil fuels based. And the third quantitative INDC, it has remained same, ये change नहीं हुई है। It is to create 2.5 to 3 billion tons of carbon sink through afforestation. Now the next topic is innovation roadmap of mission integrated biorefineries. जिस तरह पेट्रोलियम रिफाइनरीज में हम क्रूड ऑयल को इनपुट यूज़ करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स एज एन आउटपुट एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिमिलरली बायो रिफाइनरीज में हम बायोमास को इनपुट यूज़ करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं
जैसे बायोफ्यूल्स और बहुत सारे केमिकल्स। नाउ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2022 एंड इज़ वन ऑफ द 7 मिशंस अंडर मिशन इनोवेशन। और मिशन का एम है टू रिप्लेस 10% ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड केमिकल्स बाय बायो अल्टरनेटिव्स टिल 2030। और इसके लिए मिशन एम्स टू एक्सेलरेट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। इट इज़ लेड बाय इंडिया एंड नेदरलैंड्स। तो इसी के साथ साथ हम कैटेगराइजेशन ऑफ बायोफ्यूल्स देख लेते हैं एज पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। The national policy on biofuels, it recognizes 4 generation of biofuels. First generation of biofuels, they are obtained from food crops which contain starch, vegetable oil, etc. क्योंकि ये biofuels food sources से प्रोड्यूस किए जाते हैं, so they tend to create an imbalance in food security. The second generation of biofuels, they are produced from non-food crops. Means they are produced from the inedible parts of the plants such as stems, husk, etc. The third generation of biofuels, they are produced from microorganisms like algae. And the fourth generation of biofuels, it is produced from genetically modified organisms. तो मिशन इनोवेशन का जो एम है, इट इज़ टू मेक क्लीन एनर्जी अट्रैक्टिव, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। इसके 23 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। मिशन इनोवेशन कंसिस्ट ऑफ 7 अदर मिशंस, और मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज भी उनमें से एक है। मिशन इनोवेशन को लॉन्च किया गया था 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस में, और मिशन इनोवेशन 2.0 इसका सेकंड फेज इट वाज लॉन्च इन 2021। तो क्लाइमेट चेंज से स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने सब डिस्कस कर लिया है आपसे। तो इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने मिस किया है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में MCQ की फॉर्म में आपसे डिस्कस कर लूँगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपके नॉलेज बेस में कंट्रीब्यूट करेगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर लिसनिंग।